हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का यूपी जीएस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ का, यानी ओम्स का नियम क्या है। तो आज ये बताऊंगा कि ओम्स का जो नियम है किस करंट पर काम करता है और ओम्स ने क्या रिसर्च किया था, ओम्स कब रिसर्च किया था, ओम्स कहाँ के थे। तो चलिए हम ओम के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ ओम्स यानी ओम्स का नियम। तो देखिए, अगर ये दो प्रकार से पूछा जाता है, पेपर में 2 नंबर का आता है और 5 नंबर का आता है। तो जो 5 नंबर का आता है उसमें आपको समीकरण करना होता है, यानी इसका जो फिगर होता है उसको बनाना होता है। तो चलिए हम बता रहा हूं कि ओम्स लॉ, ओम कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और किस प्रकार उन्होंने खोज किया और किसकी खोज किया, उनका जो नियम है वो किस करंट पर लागू होता है। तो चलिए 1827 ईस्वी में, यानी 1827 ईस्वी में भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने, यानी 1827 में भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने एक चालक और कुचालक, आपको पता होगा कि जिसमें करंट फ्लो हो सके उसे चालक कहते हैं और जिसमें करंट फ्लो ना हो उसे कुचालक कहते हैं। तो यहां किसकी बात की गई है? चालक तार की। तो 1827 में भौतिक शास्त्र जॉर्ज साइमन ओम ने चालक तार के दोनों सिरों पर, यानी ये चालक तार है, ये देखिए इनका सिरा V1 V2 है, तो इनके सिरों पर के बीच उत्पन्न विभवांतर और किसमें इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी I होने वाली विद्युत धारा के बीच संबंध किया, उसे ओम का नियम कहते हैं। ओम ने क्या किया कि विभवांतर, यानी किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव और उस चालक तार में बहने वाली धारा के संबंध या उसके बीच संबंध किया कि ये जो विभव होता है और धारा के बीच संबंध क्या है। तो ओम ने क्या किया? विभव और धारा के बीच संबंध ज्ञात किया, उसे ओम का नियम कहते हैं। तो अब इसकी अगर बात करें डिफिनेशन की, कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ये लिखा है, इस पर मत जाइए, हमने इसे आपको समझाने के लिए लिखा है और सिर्फ इसको समझाऊंगा, बाकी याद करना है तो आपको छापना हो छाप सकते हो, बाकी एक लाइन की हेडिंग होती है इसको याद करने के लिए। इतने बड़े चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आता है। अगर हाँ 5 नंबर में आएगा तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा और फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम ओम्स लॉ यानी ओम की परिभाषा क्या है। तो चलिए, यदि किसी चालक तार में या यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो, ये हमारा क्या है? चालक तार है। मान लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए कि ये चालक तार है, तो इसकी भौतिक अवस्था, यानी ना इस तार को बढ़ाया जाए ना इस तार का तापमान दिया जाए, यानी जैसा है वैसे ही रहने दे, नियत रहने दे, बराबर रहने दे कि जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में हो, ना उसका ताप बढ़ाया जाए, ना उसकी लंबाई बढ़ाया जाए, ना उसकी मोटाई बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, चालक तार में प्रवाहित धारा, यानी इसमें कोई परिवर्तन ना हो और इसमें प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर, यानी इसके सिरों पर जो ये सिरा है, इसके सिरों पर उत्पन्न वोल्ट यानी विभवांतर, उत्पन्न विभव यानी विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी देखा जाए, ये जो चालक तार है इसके सिरों पर उत्पन्न वोल्ट, तो वोल्ट होगा ये, तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा
धारा को काहे से दर्शाते हैं? I से। तो चालक तार में उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित धारा सदैव हमेशा समानुपाती होता है, यानी विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभव यानी विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये हमारा हो गया वोल्ट और ये हो गया हमारा समानुपाती I, यानी वोल्ट के हमेशा धारा जो है ये समानुपाती होता है। तो इसी प्रकार ये देखिए फार्मूला बनके कंप्लीट हो गया। तो यहां पे देखिए V बाई आई, यानी आपका अगर समानुपाती हटेगा, ये देखिए अगर समानुपाती हटेगा तो R नियतांक हो जाएगा, यानी V समानुपाती I। तो समानुपाती हटेगा तो बराबर आर आई हो जाएगा, जहां पे R एक प्रतिरोध है, रजिस्टेंस। तो ये जो है प्रतिरोध है। तो ओम ने किसकी खोज की थी? यहां पे ये पता चला कि ओम ने प्रतिरोध की खोज की थी। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? अगर आपको प्रतिरोध का सिंबल नहीं पता है तो चलिए देखिए बोर्ड पे। प्रतिरोध को हम कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। दूसरा होता है प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है। तीसरा प्रकार होता है प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये हमारे हो गए प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? कुछ इस प्रकार से और R से और इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है। तो ये चलिए प्रतिरोध हो गया। तो यहां आपको पता चला होगा कि ओम्स ने किसकी खोज की थी। तो ओम्स ने प्रतिरोध की खोज की थी। और ओम्स का नियम किस करंट पर लागू होता है? AC पर होता है कि DC पर होता है? तो सदैव ओम्स का नियम DC करंट पर होता है, यानी डायरेक्ट करंट। जो डायरेक्ट करंट होती है उसी पर ओम्स का नियम लागू होता है। तो अब आपको यहां समझ में आ गया होगा। तो अगर हमको क्या निकालना है? प्रतिरोध। तो यहां लिखा है V बराबर, ये देखिए V बराबर RI। तो हमको क्या करना है? R को अलग करना है। तो हम ये जो है I इधर है तो हम इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो ओम्स ने क्या नियम दिया था? V बटे I बराबर R, यही ओम का नियम है। मगर ये हमें याद करने में दिक्कत हो सकती है। ये अगर आपको याद करना है तो कोई भी आप हेडिंग हो या कोई भी समीकरण हो, याद करने के लिए सटीक देखते हैं कि हम कैसे याद करें कि हमें हमेशा याद करें रहना या हमेशा याद रहे। तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर IR। मगर अगर बात आए कि ओम्स ने किसकी खोज की थी तो आपको यह पता है कि ओम्स का समीकरण क्या है, तो V बराबर IR। मगर ये वहां पे गलत हो सकता क्योंकि ओम्स ने इसकी खोज की थी, ये निकाला था, इसका ये समीकरण है ओम्स का। खोज तो की थी R की। R क्या हो गया? प्रतिरोध। और उसका समीकरण क्या था? ये था V बटे I बराबर R। ये ओम्स का समीकरण था। मगर हमको ये कुछ नहीं जरूरी है। हमको क्या याद रखना है? क्योंकि अगर पढ़ाई के साथ कोई अच्छी पॉइंट या अगर जो लोग मास्टर लोग आप सभी को बताते हैं, लिखा देते हैं, छपा देते हैं, एक एक पन्ने का ओम्स लॉ है, हम भी आपको छपाए हैं, मगर नहीं, ये बिल्कुल तरीका गलत है। ये हमने समझाने के लिए किया है। तो चलिए हम इसको मिटालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए किया हूं और आपको समझना है। तो ये समझ गए हैं 1827 ईस्वी में भौतिक जाज साइमन ओम ने चालक तार, यानी जो चालक हो, चालक कुचालक अगर आपको नहीं पता है तो अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो, चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। तो ये आप लोग समझ गए हैं। ओम का नियम भी पता होगा कि ओम का समीकरण क्या था। तो चलिए अब हम मिटालते हैं और बात करते हैं।
ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स ने क्या बताया था। तो यहां पे बात आई है ओम्स, ओम का नियम। मास्टर लोग पगले होते हैं क्योंकि वो बच्चे को इतनी आसानी तरीके से ना बताते, उनको इतना बड़ा बोझ देकर उनको कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चे को जो पता है वो भी परिभाषा भूल जाते हैं। ओम्स ने इतना बड़ा कोई व्यवस्थित नहीं बनाया था कि बच्चों को याद करने में दिक्कत हो, क्योंकि ये सब किताब छापने वालों की गलती होती है। तो वो जो हमने बताया हो वो किताब में लिखा होता है, क्योंकि किताब में ऐसे ही लिखा रहता है। तो चलिए ओम का समीकरण क्या है अभी आपको निकाल के दिया है। ओम्स का समीकरण यही है। क्योंकि ये क्यों दिया, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे कि अगर वोल्टेज V बराबर I, अगर वोल्टेज 20 है तो धारा 5 होगी, क्योंकि ओम्स का कहना है कि वोल्ट और धारा का अनुपात एक ही होना चाहिए। अनुपात, इसका मतलब ये है कि ओम्स ने जब इस पर बात की थी तो उसका मतलब ये था कि वोल्टेज तथा धारा का मान सदैव बराबर होता, नियत होता है। यानी वोल्टेज V तथा धारा का मान हमेशा नियत रहता, यानी बराबर होता। तो इसका अनुपात क्या होगा, 4:1 होगा। इसी प्रकार ओम ने फिर उसने कहा कि चलिए हम वोल्टेज घटा के देखें, क्योंकि वो जरा वोल्टेज को आगे पीछे करके समीकरण बनाने का कोशिश किया। तो उसने जब सबसे पहले वोल्टेज को घटाया, क्योंकि जब अनुपात सेम आना चाहिए, तो वोल्टेज को घटाकर वोल्टेज 16 किया तो धारा ऑटोमेटिक 4 हो गई। तो इसका अनुपात भी 4:1 आता है, यानी इसका अनुपात भी 4 आता है। इसी प्रकार ओम्स ने फिर एक बार प्रैक्टिस की तो उसने वोल्टेज यानी विभव को बढ़ा दिया, उसको ये 40 कर दिया। फिर ये जो है धारा ये 10 हो गई, तो इसका अनुपात भी 4:1 आता है। तो ओम्स ने देखा कि विभव और धारा यानी वोल्टेज और धारा जो है इसका नियतांक यानी अनुपात हमेशा नियत रहता है। वोल्टेज और धारा का अनुपात जो है हमेशा नियत रहता है, यानी बराबर रहता है। इन्होंने बढ़ाकर भी देखा और घटाकर भी देखा, तो उसका नियतांक यानी उसका जो है अनुपात वो नियतांक आया है, बराबर आया। नियतांक का मतलब बराबर आता, तो इसका जो अनुपात आया है वो बराबर आया है। तो इसी प्रकार चलिए हम जिसे किसी तार, कोई तार है, कोई भी तार हो, जैसे ये तार है, तो इसका मान लीजिए कंपनी ने 10 प्रतिरोध दिया, 10 ओम प्रतिरोध दिया। तो चलिए हम बात करेंगे, ये जो है 10 ओम प्रतिरोध है R। तो सपोज बात करिए कि V बराबर I। तो अगर मान लीजिए धारा 100 है तो प्रतिरोध 10 होना चाहिए। तो इसका जो वोल्टेज 100 है तो इसका धारा 10 होना चाहिए, तभी इसका प्रतिरोध 10 ओम होगा। क्योंकि देख लीजिए, इसी प्रकार ये होता है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और अगर वोल्टेज को घटाएं तो धारा घट जाती है ओम के नियमानुसार। ये देखिए, अगर हम वोल्टेज को 50 किए तो धारा ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी, तभी 10 ओम आएगा।
इसी प्रकार अगर वोल्टेज 20 किया तो धारा 2 हो जाएगी, 10 ओम आएगी, क्योंकि ओम जो है प्रतिरोध, उसको कंपनी अगर इस तार का प्रतिरोध 10 ओम दे दिया तो 10 ही ओम आना चाहिए, 10 ओम आना चाहिए और उसका ओम ना बढ़ना चाहिए, क्योंकि नियत रहता है विभव, वोल्टेज और धारा का मान सदैव नियत रहता है, यानी सदैव बराबर रहता है। तो अब अगर परिभाषा देखा जाए, लोग लिख देते हैं किताब छापने वाले कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, अरे वो पगले क्या तार को बढ़ाएंगे, तार को तपाएंगे? तो ये लिखने की कौन जरूरत है। तो क्या लिखते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था सामान्य हो और उसमें उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है। तो अगर इस परिभाषा से देखा जाए तो क्या बन रहा है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था समान हो, नियत हो, ना उसका ताप हो ना दाब हो, सामान्य हो, और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्ट एक ही चीज होता है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभव यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत हो, बराबर हो, जैसे भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब सदैव बराबर हो, नियत हो, तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कोई प्रकार का परिवर्तन ना हो, और उसके सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है, इसी को ओम का नियम कहते हैं। तो ये सब आप हटाइए। ओम्स ने क्या बताया, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो और उसके चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता, यानी बराबर रहता। तो ओम्स ने सिर्फ एक लाइन की परिभाषा लिखी है और उसको लिखने वाले एक बोर्ड की परिभाषा बना दिया, यानी एक बोर्ड का मतलब 500 शब्दों की परिभाषा बना दिया। ये गलत बात है, बच्चों को याद नहीं होगा, बच्चे काफी कंफ्यूज रहेंगे। तो ओम्स का सिर्फ यही नियम है, V बराबर I बराबर R। तो ओम ने R की खोज की, ये जो आ रहा है इसको R, इसको नियतांक मानिए, क्योंकि इसका अनुपात हमेशा बराबर आता है, तो इसको आपको नियतांक मानना पड़ेगा। तो ओम्स का यही कहना है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए और उसके सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है। तो ओम्स का ये देखिए नियम हो गया बराबर R। तो ओम्स ने इसको खोज की थी और समीकरण ओम का यही है। तो अगर देखा जाए कि अगर याद करने के लिए तो V बराबर IR आप लिख सकते हैं, और इससे आप और परिभाषा भी बना सकते हैं। जैसे बात करें पावर की, शक्ति, यानी P बराबर IV, तो IV लिख सकते हैं, तो V के जगह पे इसी प्रकार आप पावर की भी बना सकते हैं। तो